everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे IVF पर, and to discuss that we have Dr. Naila Jabin with us. She is a consultant gynecologist, obstetrician and IVF specialist. Assalamu alaikum Dr. Naila. Welcome to Health Talk. Thank you so much. Dr. Naila, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि हम IVF पर बात करेंगे, जिसके ऊपर काफ़ी बात होती है लेकिन खुलकर बात नहीं होती, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि IVF है क्या? IVF को ना हम सादा जुबान में बात करते हैं। बेसिकली जो प्रेगनेंसी होती है वो एक अंडे और एक स्पर्म के मिलाप से होती है। अगर वो मिलाप बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अगर वो हमारी आंखों के सामने लैब के अंदर होता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो IVF बेसिकली उस एग और स्पर्म को यकजान करके एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस है, ह्यूमन एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। ठीक है। ऐसे कपल्स जिनमें नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और हम प्रेगनेंसी ना होने की वजह भी कोई ऐसी होती है कि जिसमें जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है, बाज़ वक़्त हमें वजह मिल ही नहीं पा रही होती। अक्सर आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा होता। तो उन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि फीमेल की बॉडी से एग्स और मेल के स्पर्म्स को हम लैब के अंदर एक न्यू टेक्निक है दैट इज़ ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के ज़रिए से मिलाते हैं। ये सारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है कि बॉडी से बाहर वो मिलाप हो रहा है, इसको IVF कहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नाइला, अभी आपने जिक्र किया इनफर्टिलिटी का। कुछ कपल्स होते हैं वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, तो उसके लिए मतलब कपल्स को किस टाइम पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब कंसल्ट कब करना चाहिए? अच्छा राबिया, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सब फर्टिलिटी है वो डायग्नोज तब होती है जब आप कंसेक्टिवली 12 मंथ्स तक इकट्ठे रह रहे होते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते। ठीक है। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, शादी के साल 2 साल बाद ही इधर उधर भागने लग जाते हैं, 1-2 महीनों के अंदर ही भागने लग जाते हैं, वो भी गलत है। 1 ईयर एक कपल अगर इकट्ठा रहता है तो उसको कंसीव कर लेना चाहिए। अगर नहीं कंसीव करते तो उस सूरत हाल के अंदर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है और उसको जज करना है। ठीक है। इसको हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। अच्छा, अब आजकल का जो रीसेंट ट्रेंड है उसमें ये चीज़ आ गई है कि हमारे यहाँ शादियों की जो एज है वो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स लेटर 30s और अर्ली 40s के अंदर जो है। तो उससे क्या हुआ है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप 1 ईयर वेट ना करें, आप पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अपनी प्री मैरिटल असेसमेंट करवाएं इफ़ दैट इज़ ओके, और लेट शादियों वाले कपल तो आप 6 मंथ्स वेट करें। 6 मंथ्स में अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो राइट अवे आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आएं, जाना चाहिए ताकि अपनी फर्टिलिटी की असेसमेंट करें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नाइला, IVF तो एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे पहले बात आती है इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी होती कैसे, वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ लीड करती हैं? ठीक है रबिया, जो इनफर्टिलिटी है बेसिकली ये कपल का प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बेस के ऊपर अंडा और स्पर्म बॉडी में नहीं मिल पाते। ठीक है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो पिछले कई सालों में इसका जिम्मेदार भी फीमेल को ही ठहराया जाता था। अच्छा, अब मैं अपने पेशेंट को बताती हूँ कि इस फीमेल की जो एक्सपेक्टेशन ऑफ बेबी है वो शादी के बाद ही क्यों शुरू हुई। क्यों? क्योंकि मेल ऐड हुआ, तो इसलिए जब तक मेल नहीं था किसी ने नहीं पूछा कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। तो इसलिए ये कपल का प्रॉब्लम है। कुछ मसाइल फीमेल में हो सकते हैं, कुछ मसाइल मेल में हो सकते हैं। ठीक है। फीमेल के अंदर बेसिकली 3 जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है। या तो उसका एग मिच्योर ना होता हो, ठीक है, या इमेच्योर रिलीज हो जाता हो। यानी कि एक तो मिच्योर हो ही नहीं रहा और दूसरा अगर हो भी रहा है तो इमेच्योर रिलीज हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है कि जो जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ट्यूब्स वो ब्लॉक हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्चादानी, जिसने 9 महीने बच्चे को कैरी करना है, उसमें कोई फाइब्रॉइड पॉलिप उस लोकेशन पे पड़ा हुआ जहाँ पे आके बच्चे ने अपनी जगह बनानी है। मेल के अंदर सिंपल एक टेस्ट होता है दैट इज़ बेसिक सीमन एनालिसिस। उस सीमन एनालिसिस के अंदर हमें पता लग जाता है कि मेल के स्पर्म्स पूरे हैं, तादाद में जितने होने चाहिए उतने हैं, क्या वो एक्टिव हैं, फर्टिलाइजेशन के काबिल हैं, और क्या वो देखने में नॉर्मल हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो बेसिकली ये 3 साइट्स इन फीमेल और मोटी मोटी और एक जो है वो सीमन का टेस्ट होता है जो कि हमें इस प्रॉब्लम इस फर्टिलिटी की असेसमेंट इनिशियल असेसमेंट में हेल्पफुल करता है। तो डॉक्टर नाइला, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कपल को करवाने चाहिए शादी के फौरन बाद? बिल्कुल। अच्छा, अपना पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी ना पहले एक दफ़ा फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलें, फ़ौरन से टेस्ट पे ना जाएं। ठीक है। अगर एक फ़ीमेल जिसका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, जिसका साइकिल बिल्कुल ठीक है, जिसका कोई ओवर ऐसा प्रॉब्लम जैसे एक्नी का हो गया, बालों चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं है, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं है,
तो उनसे हम कहते हैं कि आप सिंपल बेसिक सा अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है। अगर यूट्रस का साइज, अंडेदानियों के अंदर अंडों की तादाद और डे 12 पे अंडा मिच्योर हो रहा है तो इट मीन्स कि ये नॉर्मल है, आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक। बहुत ज़्यादा हायर हार्मोनल प्रोफाइल का हम तब कहते हैं अगर हमें बेसिक इनिशियली हिस्ट्री में या बेसिक स्कैन के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर आए। मेल का एक ही टेस्ट है सीमन एनालिसिस, वो हर सूरत मैं तो पेशेंट से कहती हूँ अपनी शादी से पहले करवा लें, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी डाइट के अंदर बहुत सारा जेनेटिकली GMO फूड हम खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं, देसी फूड इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल है, जो ऑर्गेनिक फूड जिसको कहते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से फीमेल्स के अंदर PCOS और ये चीज़ें आ रही हैं, मेल के अंदर भी आ रहे हैं, बट दे आर अनडिटेक्टेड, जो कि शादी के भी कई सालों बाद डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट का फोकस फीमेल के ऊपर रखा जाता है। अच्छा डॉक्टर नाइला, वो कपल्स जो IVF ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या स्टेप्स हैं? मतलब मैं चाहूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड बताएं कि क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले IVF ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट का कोई बेसिक मसला होता है जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं, अपनी फर्टिलिटी असेसमेंट कराएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल ट्यूबें ब्लॉक हैं, डैमेज हैं, कोई हल नहीं है, अब IVF हल है। अगर जो है वो यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हैं, ऐसी लोकेशन पे हैं, तो IVF की ज़रूरत नहीं है, हम सर्जरी से उसको करेक्ट करके आपको नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। PCOS बहुत बड़ा मसला है आजकल का। फीमेल में PCOS में अगर सिर्फ मसला ये है कि अंडा मिच्योर नहीं हो रहा तो हम मेडिसिन से, हार्मोन से वो मिच्योर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर अंडे का शेल थिक हो गया है और अब स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहा, फिर आपने IVF की तरफ जाना है। इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस भी रीज़न है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी डिजीज़ है इन अ सेंस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कम बोला जाता है। उसमें ये होता है कि अंदर ब्लड के क्लॉट्स जमा होने लग जाते हैं, थैलियाँ बनती हैं खून की, जिससे क्या होता है इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमारे बॉडी में अंडे और स्पर्म को मिलाने के लिए एक ख़ास pH, एक ख़ास टेम्परेचर और एक ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में भी एंडोमेट्रियोसिस के 4 ग्रेड्स हैं। पहले 2 ग्रेड्स में आप नेचुरल को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रेड 3 और 4 हो जाए तो नेचुरल नहीं हो सकता, स्ट्रेट अवे IVF की तरफ जाएं। इसी तरह से मेल फैक्टर की तरफ अगर आप आते हैं, अगर मसला बहुत सवियर है, यानी बहुत ज़्यादा कम तादाद है स्पर्म्स की, बहुत मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरली वो डिस्टॉर्टेड हैं या बिल्कुल ही इमोटाइल हैं, तो और मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं, तो पेशेंट को टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो IVF की तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा, एक पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहबा हमने बड़ा चेक कराया, 6 साल हो गए, जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कह रहे हैं सब ठीक है। अच्छा। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी बेसिक टेस्टों में पता कुछ नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, सब ठीक है, वो जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ट्यूबें खुली हैं, मियाँ ठीक है, अंडे मिच्योर हो रहे हैं, यूट्रस ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, अंडा और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे। उन पेशेंट्स को भी हम कहते हैं कि अब आप वेट ना करें, क्योंकि अगर कोई कपल शादी के 3 साल तक नेचुरल का वेट करता है तो हम कहते हैं प्रेगनेंसी हो जाएगी। 3 ईयर्स के बाद एवरी कमिंग ईयर्स में प्रेगनेंसी के चांसेस डाउन ही जाते हैं, बढ़ते नहीं है नेचुरल प्रेगनेंसी। ठीक है। तो इसलिए फिर हम उनसे कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ है जो साइंस पकड़ नहीं पा रही है, इसलिए फिर हम उनको कहते हैं कि आप IVF। लेकिन डॉक्टर नाइला, समटाइम्स जब सब कुछ नॉर्मल भी होता है तब ये भी कहा जाता है कि अल्लाह की मर्जी है, वही अल्लाह ताला की मर्जी। देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन राबिया अब एक पेशेंट है जिसकी अब एज हो गई है 35, ठीक है, 35 के बाद फर्टिलिटी बहुत डाउन जाती है, तो अगर हम उसको ये सहारा देते रहेंगे कि अल्लाह की मर्जी है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है हम उसका टाइम ज़ाया कर लेते हैं। एटलीस्ट वी शुड असेस हर फर्टिलिटी कि उसके पास अंडे कितने हैं बैकअप में। हमारे यहाँ होता क्या है कि जब भी आप फर्टिलिटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अज्यूम करते हैं कि आपको पिल्स दी जाएं। वो पिल्स क्या करेंगी, यू नेवर थॉट ऑफ इट। अगर एक ऐसी फीमेल जिसका ऑलरेडी एग बन रहा है और उसको आप एग बनने की मेडिसिन दे दें तो उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत जल्दी डाउन जाता है। फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स जो कि 40-42 ईयर्स एज में ख़त्म हो जाते हैं और 45 तक तो मीनोपॉज भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी बिल्कुल है, हर काम में है। हम ये जो वर्ड है अल्लाह की मर्ज़ी, इसको बहुत मिसयूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है, असेसमेंट दी है, हमने पहले इसको असेस करना है। असेस करने के बाद हमने पेशेंट्स कहना है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं शादी को 3 साल है, अंडे बहुत अच्छे हैं, टाइम बहुत पड़ा है, मैं कहती हूँ गो एंजॉय।
मजीद 1 साल वेट करें, साल बाद। लेकिन हम उस कपल की कैफियत को नहीं समझ रहे होते, उसके ऊपर इतना फैमिली प्रेशर होता है कि वो समझ रहे होते हैं कि आप बीवी को रिप्लेस करते हैं तो शायद वो हो जाए, तो बजाय इतने बड़े डिसीजन के ऊपर जाने के आप IVF पे आएं और अपने प्रोसेस के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नाइला, इनफर्टिलिटी का एज से कितना गहरा ताल्लुक है, मर्दों के लिए भी और फीमेल के लिए भी? अच्छा, अगर हम इसमें देखें ना, फीमेल्स के अंदर देखें एक प्रोसेस होता है एजिंग, बॉडी का हर सेल एज करता है, ऐसा ही है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, जिसमें के एक हैं ओवरीज। फीमेल्स आर बॉर्न विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। वो स्टार्ट कर देती हैं अंडे पैदा करना एट द एज ऑफ 13-14, राइट आफ्टर देयर पीरियड स्टार्ट। जैसे ही वो 42 की एज पे पहुंचती हैं, ऑलमोस्ट 35 पे ऑल द हेल्दी एग्स आर ऑलमोस्ट गॉन। हमारी बॉडी एज्यूम करती है बाय नेचर, बाय सर्कैडियन रिदम्स के एक फीमेल ने बच्चा पैदा करना है 15 से 35 साल की उम्र तक, उसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्स आर बीइंग सिलेक्टेड बाय द बॉडी एंड रिलीज्ड। अब जो पीछे बचे कुछ एग्स हैं उनके अंदर जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज, उनके अंदर डैमेज एग्स, इनकी रेशो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए फीमेल में एज बहुत मैटर करती है। और मेल के अंदर भी डेफिनेटली उनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं दे आर बीइंग कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड। मेल के टेस्टिस के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि टिल डेथ काम करते रहते हैं, लेकिन जो वो अपनी पीक रिप्रोडक्टिव एज में काम कर रहे हैं वैसा काम नहीं करते, जाहिर है। हर एवरीथिंग हैज़ टू एज। तो इसलिए मेल में भी एज इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतनी ड्रास्टिकली फॉल नहीं करती फर्टिलिटी अनटिल के वो बहुत कोई एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्ट्रेस है, दिन रात उनका उल्ट हुआ, यानी रात को जाग रहे हैं, दिन को काम कर रहे हैं, मतलब दिन को सो रहे हैं, और कोई एक्सट्रीम यानी उनकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, तो इतनी जल्दी फॉल नहीं करती। लेकिन फीमेल्स चाहे जितना मर्जी हेल्दी रह ले, चाहे जितने मर्जी अच्छे लाइफस्टाइल में रह ले, दे ओवरी हैज़ टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग बाय द एज ऑफ 45। अच्छा डॉक्टर नाइला, अगर इनफर्टिलिटी की हम बात करें तो ख़वातीन के लिए तो टेस्ट होते हैं, मर्दों के लिए कौन सा टेस्ट है? एग्जैक्टली राबिया, इसमें यह है कि जब मेल इनफर्टिलिटी की बात आती है ना, तो बल्कि मैं आपको यहाँ पे ना एक पेशेंट की स्टोरी बताती हूँ। उसने मुझे बताया कि डॉक्टर नाइला, मैंने पहली शादी की, मैंने अपनी रिपोर्ट कराई 0 थी। अब मैंने दूसरी शादी की तो फिर मैंने रिपोर्ट कराया तो वो 0 है। हम पूरा जो हमारा डिपार्टमेंट था वो बड़ा इस बात पे, दैट वाज द जोक ऑफ द डे, यानी उसने 0 स्पर्म के ऊपर बीवी चेंज कर ली। अच्छा। उसने समझा कि शायद ये बीवी का फैक्टर है कि मेरे स्पर्म 0 जो है वो हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर एक मेल सेक्सुअल एक्टिविटी सही परफॉर्म करे तो ही इज परफेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली मेल की जो फर्टिलिटी है इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्पर्म्स। स्पर्म्स, टेस्टिस कैसा काम कर रहे हैं, टेस्टिस अगर स्पर्म के नंबर पूरे कर रहे हैं, तादाद ठीक है उनकी, और वो एक्टिव हैं और नॉर्मल लुकिंग हैं, तो ही पता चलेगा। और उसका एक ही टेस्ट है, सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस विद 3 days ऑफ गैप के साथ अपना करवाएं, और उससे पता चल सकता है। उससे पहले तक कोई चीज़ ये नहीं बता सकती कि आप 100% परफेक्ट, लेकिन आप साबित कैसे होंगे वो सीमन एनालिसिस। अच्छा, इनफर्टिलिटी के मसाइल जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो IVF का जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, वो स्टार्ट कैसे होता है, कितना टफ है, कितना एक्सपेंसिव है, ये सब IVF का ट्रीटमेंट बेसिकली जो सिलेक्टेड पेशेंट है हमारे पास आते हैं, जैसे मेरे पास मैं टेली पेशेंट पे 35-40 पेशेंट देख रही हूँ, पेशेंट्स जो है वो OPD में देखती हूँ, उसमें हम IVF सजेस्ट करते हैं किसी 1 या 2 कपल को। अब हम उन पेशेंट्स को, वो वाले होते हैं जिनका हमें लग रहा होता है कि अब इनका मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनकी फर्टिलिटी असेसमेंट ये कहती है कि आप मजीद नेचुरल नहीं करना चाहिए, या वो पहले ऑलरेडी नेचुरल से इतना फ्रस्ट्रेट होकर आए होते हैं कि वो अब कहते हैं कि आप हमारे पास जो है IVF पे लेके जाएं। IVF का प्रोसेस 98% केसेस में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उनमें पीरियड्स के दूसरे दिन के ऊपर कुछ इंजेक्शंस लगते हैं फीमेल को। वो बड़ी बारीक इंसुलिन की तरह की नीडल होती है जिससे हम लगाते हैं इंजेक्शन, पेशेंट के पेट के ऊपर लगते हैं। डे 12 तक वो इंजेक्शन लगते हैं। 12वें दिन पर जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि एग फॉलिकल के फ्लूइड के अंदर रिलीज हो जाए, जो दीवार के साथ चिपका हुआ है वो रिलीज हो जाए। राइट आफ्टर 36 आवर हम पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं, हम उनको अंडर एनेस्थीसिया विद अ वेरी लाइट, बड़ी ही वो टेंजिबल सी नीडल होती है जिससे हम विजाइनली अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो सारे एग्स को पिक कर लेते हैं। कोई कट नहीं लगता, कोई पेन नहीं होता, और पेशेंट तकरीबन कोई 2 to 3 आवर्स ऑफ ओवम पिकअप, अंडे निकालने के बाद वो घर चला जाता है। ठीक है। सेम डे पे हस्बैंड अपना सीमन देता है। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट
एक्सेलेंट आउट ऑफ बेस्ट स्पर्म्स को सिलेक्ट करते हैं और वो हेल्दी स्पर्म्स को अंडों के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसको बेहतरीन से बेहतरीन इन्वायरमेंट, जिसको कल्चर कहते हैं या इंक्यूबेशन कहते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। अब 5 डेज तक वो अंडा और स्पर्म जो यकजान हो चुके हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं। 5 डेज के बाद इंक्यूबेटर खुलता है और देखे जाते हैं कि उन अंडों में से कितने एम्ब्रियो बन गए हैं। उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है और पेशेंट को फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि अब आप नेक्स्ट साइकिल पे हमारे पास आएँ। जब वो अगले साइकिल में हमारे पास आते हैं तो अब हमने यूट्रस को प्रिपेयर करना है जहाँ एम्ब्रियो रखना है। ठीक है। हम उनको 15 दिन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, 15 दिन बाद बुलाते हैं, उनके ब्लड के टेस्ट करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी प्रेगनेंसी को लेने के लिए रेडी है। ठीक है। यूट्रस का एक स्कैन होता है जिसमें हम देखते हैं कि अंदरूनी लाइनिंग जहाँ पे बच्चे को रखना है, यूट्रस रेडी है टू इम्प्लांट द बेबी। अगर ये दोनों रिपोर्टें ठीक आती हैं तो हम डे 20 के ऊपर एम्ब्रियो जो हमने बना के फ्रीज किए थे उन्हें हम कुछ घंटे पहले थॉ करते हैं और उसके बाद वो एम्ब्रियो उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और पेशेंट घर चला जाता है। 14 दिन बाद जब वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करता है तो वो उसकी पॉजिटिव आ जाती है 70% केसेस में, अगर आप अच्छी जगह से करवा रहे हैं तो, और एम्ब्रियो अच्छा है तो। ये सारा प्रोसेस सिर्फ अंडर द वेयन हुआ सब कुछ वही है। एग्स आपके, स्पर्म्स आपके, एम्ब्रियो आपका, जो जेनेटिक क्वालिटीज आप लेके आए हैं उन्हीं जेनेटिक क्वालिटी का बच्चा। अच्छा डॉक्टर नाइला, ये तो आपने सारा प्रोसेस बताया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वो चीज़ें भी बताएं जो IVF कपल्स को इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। IVF कपल्स को सबसे पहले तो मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि डॉक्टर नाइला हमने सुना है। तो मैं एक तो ये है कि ये जो हमने सुना है फलां कहता है ये बहुत अवॉइड करें। मेरा गाड़ी ठीक हो गई है और मैं सब्ज़ी वाले से जाके पूछूं कि मेरी गाड़ी ठीक हो गई है तो वो डेफिनेटली उसका मशवरा वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल। आपने IVF करवाना है, आप अपने कंसल्टेंट से मिलें और कोशिश करें कम से कम लोगों से मशवरा लें। बिल्कुल। इसको बड़ा प्राइवेटली कैरी करें और कोशिश करें अच्छा सेंटर सेलेक्ट करें जहाँ पे आपकी टीम आपको प्रॉपरली सुपरवाइज करे। उसके बाद फाइनेंशियल प्रेपरेशन इसके लिए ज़रूरी होती है। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस पे ठीक है। IVF विद फ्रीजिंग के साथ, फ्रीजिंग में ये होता है कि हम एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं बैकअप के लिए भी, यानी 2-4 बच्चे जो आपने लेने हैं वो आप उससे ले सकते हैं। अगर करा रहे हैं तो तकरीबन 9 से 10 लाख आपको कॉस्ट कर सकता है। ठीक है। तो अपनी फाइनेंशियल प्रेपरेशन करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, होप फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द नेगेटिव। ठीक हो गया। रहें और रेडी फॉर द नेगेटिव का मतलब ये है कि आप एम्ब्रियो बैंक पे जाएं। पूरी दुनिया के अंदर IVF जो है कि बैकबोन है एम्ब्रियो बैंक। एम्ब्रियो बैंक अगर आपका बन गया है ना, एक एम्ब्रियो नहीं ट्रांसफ़र हुआ, नहीं चला, आप भी होपफुल रहते हैं, हम भी होपफुल रहते हैं कि हमारे पास अभी एम्ब्रियोज पड़े हैं तो हम इनको जो है ना, वो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको बताते हैं माशाल्लाह आपके 14 एम्ब्रियो बन गए। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमने सिर्फ 4 फ्रीज कराने हैं। हर एम्ब्रियो टेक होम बेबी नहीं होता। हर IVF में भी अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर मिसकैरेजेस, ग्रोथ रुक जाने के, टाइम से पहले डिलीवरी होने के, डिलीवरी के दौरान बच्चे को कुछ होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आप अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है। और उसके बाद अपने सारे एम्ब्रायोज को फ्रीज करें। जब आपके 2-3 बच्चे हो जाएं, फैमिली कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपने एम्ब्रियोज को ड्रॉप करें। अच्छा, IVF ट्रीटमेंट के बाद डाइट और लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए? IVF ट्रीटमेंट के बाद से ज़्यादा IVF ट्रीटमेंट से पहले डाइट एंड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट से बताती हूँ कि हमने इसमें आपकी क्या क्वालिटी ऑफ एग आ रही है और क्या क्वालिटी ऑफ स्पर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स मेल को एज वेल एज फीमेल को हम स्मोकिंग बंद करवा देते हैं। अगर कोई अल्कोहल या कोई रिक्रिएशनल मेडिसिन ले रहा है हम बंद करवा देते हैं पेशेंट की। अक्सर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले फीमेल का वेट लॉस करवाते हैं, और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी पेशेंट है मेल तो हम उसको भी वेट लॉस पे डालते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप IVF के ट्रीटमेंट से पहले 1 मंथ लोअर बॉडी वर्कआउट्स ज़्यादा करें, क्योंकि जब हम अपनी लोअर बॉडी का वर्कआउट करते हैं तो ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स पेल्विस, और पेल्विस के अंदर सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। जब पेशेंट का पेल्विस के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर है तो जाहिर है वो जो मेडिसिन खा रहा है, जो डाइट अच्छी ले रहा है, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पेल्विस के अंदर। पेशेंट से हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखें, प्रोटीन की क्वांटिटी में ज़्यादा रखें। अच्छा, मैं पेशेंट से कहती हूँ एग वाइट्स खाएं, तो वो समझते हैं हमारे एग ज़्यादा पड़ेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। एग वाइट बेसिकली प्रोटीन का सोर्स होता है। हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन, वो वैसे ही प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो हम उनसे कहते हैं आप चिकन लें, आप फिश लें, आप मटन लें, एसेंशियल फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, वो सारे हम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में पेशेंट को दे देते हैं। महीना पहले भी IVF के दौरान भी, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके प्रेग्नेंट होने के बाद फिर सप्लीमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये जो सारा, और स्ट्रेस को अवॉइड करें।
ओवर थिंकिंग, मेरे कितने पेशेंट ऐसे हैं जो कोई मेरे पास आते हैं और वो बिला वजह से रो रहे होते हैं और मैं उनको कुछ ना कुछ एंग्जाइटिक्स पर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये बातों से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे हमें थोड़ी मेडिसिनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इवन साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ पे जो है वो कर देते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर नाइला, अक्सर कहा जाता है कि IVF के बच्चों में और नॉर्मल बच्चों में कोई डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है वो? अच्छा राबिया, इसमें यह है कि ना पेशेंट इस बात पे बड़ा कंफ्यूज आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब नेचुरल तो बच्चा नहीं हो रहा, अब IVF कराना पड़ रहा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि IVF का बच्चा, चांसेस हैं कि आपके नेचुरल बच्चे से ज़्यादा बेहतरीन हो। क्यों? क्योंकि एक तो हमने हेल्दी एग्स अपनी अंडर विजन सेलेक्ट किया है, हमने आपके स्पर्म्स का एक्सेलेंट आउट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट किया है, उसको आइडियल एनवायरनमेंट दिया है और आइडियल सपोर्ट दी है, और वो बच्चा इतना प्रेशियस होता है कि उसको एंटीनेटल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी जगह से करवाई जाती है, और उसके बाद ऑनवर्ड जो है वो उसकी केयर इतनी अच्छी की जाती है कि इट्स बीन प्रूवन इन द स्टडीज़ कि IVF बेबीज आर completely normal and they may be extraordinary normal। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइला। आज का जो हमारा टॉपिक था, नो डाउट वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कपल्स जो IVF ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन वो जाना ज़रूर चाहते हैं। आई होप आज का हमारा एपिसोड जो है वो हेल्पफुल रहा होगा लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।